जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने चैनल में स्टडी बाय दुर्गेश सर। दोस्तों, कक्षा 9वीं का गणित हमारा चल रहा है, साथ साथ में कक्षा 10वीं का गणित भी चल रहा है। हम फिलहाल अभी 2 क्लास पर फोकस कर रहे हैं ना। अभी धीरे धीरे हम 11th और 12th और इधर जितनी भी 6 से 8 तक की सभी मैथ्स को कवर करेंगे दोस्तों। तो हमारी इसकी 2 क्लास हो चुकी है कक्षा 9वीं के, है ना, जिसमें प्रश्न चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट करवा दिए दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, है ना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, आपके कारण के साथ उत्तर भी देना है। आपको सत्य असत्य बताना है, लेकिन कारण बताना है कि क्यों सत्य है क्यों असत्य है। ठीक है, तो एक सिंपल सी भाषा में स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है दोस्तों। तो पहले हम वास्तविक संख्या से परिचित हो जाते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो दोस्तों, आपने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ी है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो दोस्तों, इसी संख्याओं को हम दोनों संख्याओं को मिला दें, अपरिमेय और परिमेय को दोनों जोड़ दे या मिक्स कर दे, तो ये जो नई संख्या बनेगी इसे बोलेंगे हम वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। क्या होती है वास्तविक संख्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिला दे या उसके संग्रह को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। मतलब दोनों संख्या इसमें आ जाएगी और दोनों संख्या को जोड़ के या संग्रह बना के हम बोलते हैं ना, ये बॉयज का मतलब ग्रुप है, ये गर्ल्स का ग्रुप है, और दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो वो बॉयज का मतलब दोनों को मिक्स हो जाएगा ना, लड़के लड़के का ग्रुप हो जाएगा। तो उस ग्रुप को क्या ग्रुप बोलेंगे अपन, लेकिन हमें पता है ग्रुप में कौन कौन लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, उसको ग्रुप नाम दे दिया। वैसे इसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इसको नाम क्या दे दिया? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या हो गया। तो ये लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मुझे बताओ कि जितनी भी अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या होगी कि नहीं। अब जो हमने क्या पढ़ा कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या मिला दें तो वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या भी तो इसके अंतर्गत आ रहे हैं ना, और अपरिमेय संख्या भी इसके अंतर्गत आ रहे हैं। मतलब अपरिमेय संख्या जितनी भी हो सब वास्तविक संख्या है। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, तो भी सत्य आता। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, तो भी सत्य है। सत्य है ना, क्योंकि हमने देखा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सत्य है, सत्य है ना, क्योंकि कि सभी परिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में ही होती है। मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्या सब वास्तविक संख्या कहलाती है, क्योंकि उसी के संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को तो वास्तविक संख्या कहते हैं। सत्य है। दूसरा है दोस्तों आपका, संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। दोस्तों, प्राकृत संख्या आप लोग जानते हो कि 1 से लेकर अनंत संख्या। अगर हम संख्या रेखा पर देखेंगे दोस्तों, तो संख्या रेखा पर आपको पता है कि बीच में 0 आता है, और यहाँ +1 2 3 4 और इधर प्लस वाली मतलब धनात्मक संख्या, और इधर -1 -2 -3 और -4। तो आप मुझे बताओ कि संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु, मतलब ये संख्या रेखा है, उसका प्रत्येक बिंदु मतलब ये भी आ गया ये भी आ गया, तो रूट एम के रूप का हो सकता है। तो दोस्तों मुझे बताओ कि √2 √1 माइनस रूट ये माइनस में -3 और -4 ये किसी का रूट होता है क्या दोस्तों? मुझे बताओ, संख्या रेखा पर किसी का रूट होता है, लेकिन उसने क्या बोला? प्रत्येक। फोकस इस पे करो आप लोग, प्रत्येक बिंदु मतलब सभी बिंदु की बात कर रहा है। तो संख्या रेखा पर सभी बिंदु क्या रूट एम का रूप का होता है। मुझे बताओ कि ये जो है -1 वो किसी का वर्गमूल हो सकता है क्या? वर्गमूल किसी का हो सकता है क्या? -2 किसी का वर्गमूल हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। असत्य है ना। दूसरा कथन क्या है? असत्य। क्योंकि संख्या रेखा पर -1 -2 -3 ये किसी का वर्गमूल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्राकृत संख्या नहीं है दोस्तों। ये आपने बोल सकते पूर्णांक में आ गया। अब हमें बात किसकी की थी? प्राकृत संख्या। और संख्या रेखा पर आप लोग पता है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को ही दर्शाया जाता है। हमें एक क्वेश्चन पूछा था कि संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर जितने बिंदु है मतलब माइनस और प्लस, अब हम माइनस में आ गए तो प्राकृत संख्या रहेंगे दोस्तों, पूर्णांक करोगे तो इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या का एक अपरिमेय संख्या होती है। जितनी भी वास्तविक संख्या, मतलब अब इसकी बात हो रही है, जितनी भी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो मुझे बताओ कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है। इसमें वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी तो है ना, क्योंकि हमें क्या बोला है कि दो अपरिमेय और परिमेय मिलकर वास्तविक बनती है। मतलब वास्तविक संख्या के अंतर्गत
वास्तविक संख्या के अंतर्गत, ये मान लो वास्तविक संख्या, ठीक है, इसके अंतर्गत परिमेय भी है और अपरिमेय भी है ना, परिमेय भी है और अपरिमेय संख्या है। मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों है। हम क्वेश्चन के मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या, मतलब जितनी भी वास्तविक संख्या, जितनी भी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, मतलब ये जितनी भी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है क्या, मुझे बताओ। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी तो आती है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। थर्ड वाला कथन भी असत्य हो जाएगा, असत्य। क्योंकि 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 प्रत्येक वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। जितनी भी प्रत्येक वास्तविक संख्या, सॉरी ऐसे करें, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है इसलिए, है ना, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है इसलिए जितनी भी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती दोस्तों। तो इसको आप अच्छे से विस्तार से समझ लेना, है ना। अगर आप लोग समझ नहीं आ रहा तो प्लीज वीडियो को एक बार रिवर्स करके आप उसको देख लेना और अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये ज्यादा कहीं नहीं आता है, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लो, उतार लो इसको कॉपी में। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक जितने भी है, ठीक है, 1 2 3 4 जितने भी वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, वर्गमूल मतलब इनके अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ऐसे आपको संख्याओं का देना है कि आप, सॉरी क्वेश्चन देख लेते अपन। क्वेश्चन अपन मिला लेते, सही तो है। जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है दोस्तों, यहाँ परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ में आया तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, मतलब जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितने भी हैं अपरिमेय होते हैं। तो हमें बताना है कि इसके वर्गमूल, सॉरी पूर्णांकों के वर्गमूल, मतलब इस टाइप से इनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं, अगर नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों तो मुझे बताओ कि देखो, ये मान लो कोई एक धनात्मक पूर्णांक, इसका वर्गमूल अपरिमेय होता है, इसका वर्गमूल अपरिमेय होता है, लेकिन इसकी हम बात करें तो इसका वर्गमूल 2 होता है दोस्तों। इसका वर्गमूल क्या होता है? 2, और 2 क्या है? परिमेय संख्या। फिर हम बात करेंगे कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर कर्णी 6 एक अपरिमेय, फिर कर्णी 7 एक अपरिमेय, फिर कर्णी 8 फिर एक अपरिमेय, लेकिन कर्णी 9 की बात करें तो इसका बोलेंगे हम, इसका वर्गमूल 3 होता है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी संख्या है जो जिसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं होता, परिमेय संख्या होती है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा इसका नहीं, है ना। ऐसा लिख दो कि धनात्मक पूर्णांकों के सभी वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, है ना। सभी बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांकों के सभी वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसे √4, इसकी बात करेंगे तो 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या। और बात करेंगे तो 9, ये 3 आएगा। और बात करेंगे तो दोस्तों 16, ये 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे बता सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक ही पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन को अच्छे समझ लेना आप लोग, है ना। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जितने भी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो देखा हमने कि ये मान लो एक धनात्मक पूर्णांक है 4, उसका वर्गमूल की बात करें तो 2, क्या अपरिमेय है? नहीं, ये परिमेय है दोस्तों। तो सभी नहीं होते हैं लेकिन सभी नहीं होते हैं। जैसे यहाँ बात करें 9 की, एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल देखेंगे 3, एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया, उदाहरण, ठीक है। तो क्वेश्चन आज प्रश्न नंबर 2 इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था ऐसा। तो आप इसको समझ लेना। क्वेश्चन नंबर हम 3 स्टार्ट करेंगे अब। चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी मतलब √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। कर्णी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, मतलब कर्णी 5 को आपको दर्शाना है।
तो दोस्तों आप लोगों ने संख्या रेखा पर प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या और जीरो को तो दर्शाया होगा, लेकिन अगर रूट वाली संख्या आ जाए तो उसको किस प्रकार से दर्शाना है इस वीडियो में आपको पता चलेगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं जो बताओ कि सबसे पहले कि रूट 5 कैसे आएगा। मान लो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए बी सी। और अगर मान लो रूट 5 मुझे कब मिलेगा, अगर मान लो इसको 2 मान लूं, है ना, और इसको मैं क्या मान लूं, 1 मान लूं, इसकी लंबाई 1 मान लूं, तो आप देखोगे कि ये समकोण त्रिभुज जो आता है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से तो कब आएगा देखो आप, अगर मैं क्या होती है कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय होते कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो दोस्तों मैं आप लोग बता देता हूं इसमें कर्ण क्या है। जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण। और जिसपे आधार टिका हुआ, जिस पर है ना समकोण टिका हुआ जिस पर, वो कहलाता है हमारा आधार। और जिस पर समकोण इस प्रकार से आपको दिखाई देगा लंब, मतलब कर्ण के सम्मुख वाली भुजा, या बोल सकते हैं जिस पर समकोण बना है वो तो आधार हो गया, है ना, या इसके सामने कर्ण के साइड वाली, मतलब या खड़ी रेखा आप बोल सकते हैं समकोण, है ना, वो बोल सकते हैं आप लंब, ठीक है, लंब बोल सकते हो। तो क्या होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारे पास निकालना है तो कर्ण का वर्ग ऐसे कैसे रहने देंगे, ठीक है। आधार कितना मान लिया हमने, आधार मान लिया 2, तो 2 का वर्ग प्लस लंब कितना माने 1, तो 1 का वर्ग, इसका वर्ग कर देता है 4, इसका वर्ग करेंगे तो 1, ये आएगा टोटल 5 दोस्तों। और कर्ण का वर्ग आपका आ जाएगा रूट। अब ये रूट जब यहाँ से हटेगा तो वर्ग हटेगा, तो ये जो है कर्णी बोल सकते हैं हम 5 जो है वो रूट में आ जाएगा। तो कर्ण हमारा निकल के आया 5, कर्णी 5। तो दोस्तों हमारा कर्णी 5 कब आया, जब हमने एक एक आधार मान लिया 2 और एक मान लिया ऊंचाई मान ली 1। तो आपको ये संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले आप संख्या रेखा खींचिए, ठीक है, ये संख्या रेखा हो गई। यहाँ 0 मान लो, यहाँ 1 2 3 और 4। तो हमें क्या बोला है कि आधार को क्या लेना है, 0। तो एक काम करो आप लोग, इसको संख्या जो है इसका रचना करना है, आपको दर्शाना है, तो इसको दर्शाने के पद भी लिख देते, रचना के पद भी लिख देते अपन, है ना। जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे कर देंगे। रचना के पद, दोस्तों इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक है, ओ कुछ समय के लिए, इसको अपन बी मान लेते हैं कुछ समय के लिए बिंदु, है ना। तो हम लिखते हैं पहला 2 सेंटीमीटर का एक संख्या रेखा पर का एक रेखाखंड संख्या रेखा पर खींचा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, 2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड संख्या रेखा पर खींच रहे, जिसका नाम क्या है ओबी, खींचा ओबी, ठीक है, ओबी यहां से यहां तक का, ठीक है, इसको अपन डार्क कर लेते हैं, यहां से यहां तक का ओबी। अभी इतनी दूरी कितने हो गए दोस्तों, यहां से यहां तक कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है, 2। अब क्या करेंगे कि आपको बिंदु बी पर एक लंब खींचना है। क्या लिखोगे, बिंदु बी पर एक लंब खींचेंगे, स्केल की सहायता से, चांदे की सहायता खींच लेना है, चांदा रख लेना। इस बिंदु को आप क्या करना, 2 को आप बीचों बीच वाला चांदा का इस प्रकार से आप भाग रख देना। तो आप किधर से गिनोगे, इधर से, है ना, इधर से। तो यहाँ समकोण एकदम सीधी लाइन आएगी, तो समकोण सीधी लाइन है तो यहाँ 90 अंश कोण बनेगा। तो ये एक आप लंब खींच लेना, ठीक है, चांदे की सहायता से, ठीक है, ये समकोण बनेगा आपका। तो बिंदु बी पर एक समकोण या एक लंब खींचा, एक लंब खींचा, ठीक है, एक लंब खींचा। अब हम क्या करेंगे, लंब खींचने के बाद एक चाप, डिवाइडर की सहायता से एक चाप खींचेंगे। थर्ड, प्रकार की सहायता से 1 सेंटीमीटर का एक चाप लंब पर खींचा, ठीक है। एक इस डिवाइडर या प्रकार मतलब डिवाइडर होता है दोस्तों, उसकी सहायता से आप क्या करना है, डिवाइडर को 1 सेंटीमीटर फैलाना है। उसके बाद यहाँ पर 2 पे उसका पॉइंट रख के नोक के आपको ऐसा एक चाप खींच देना है दोस्तों, इसका नाम ए दे देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस डॉट डॉट लाइन से ओ बिंदु से ए बिंदु को मिला देना है दोस्तों, ओ बिंदु से ए बिंदु को मिला देना है दोस्तों। तो अब आप मुझे बताया कि ये 1 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया 2। जब इसको पाइथागोरस से सोल्व करेंगे तो हमारे ये क्या आएगा, पाइथागोरस से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा रूट 5। कैसे, समकोण त्रिभुज क्या नाम है,
ओ बी ए में, ठीक है, ओ बी ए में। तो हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण तो हमें निकालना है, तो ऐसे कैसे रख दो, अभी जो किया था। आधार क्या है इसका, आधार है 2 का वर्ग प्लस लंब कितना है 1 का वर्ग, इस कितना आएगा 4 प्लस 1 कितना आएगा 5। तो कर्ण का वर्ग क्या निकल के आएगा हमारा 5, और कर्ण क्या निकल के आएगा हमारा √5। तो हमारा जो आया कर्ण, मतलब इसकी बात करेंगे ओ ए, तो ये हमारा √5 आया, कितना है √5। अब आपको क्या करना है कि ओ ए के बराबर त्रिज्या लेकर, फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, ओ ए के बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप संख्या रेखा पर, एक चाप संख्या रेखा पर काटा, एक चाप संख्या रेखा पर काटा जो बिंदु कुछ भी नाम देते, पी पर प्रतिच्छेद करता है, पी पर प्रतिच्छेद करता है, और पी बिंदु ही √5 को दर्शाता है। देखो कैसे, अब हमने क्या किया है, इस बिंदु को देख लेते हैं, ओ ए के बराबर, मतलब यहां से यहां तक आपको क्या कर लेना है, त्रिज्या लेकर एक चाप काटना है। तो आपको डिवाइडर फैला लेना है, यहाँ पर रखना है, और इस प्रकार से नोक रख के यहाँ से ऐसा घुमाना है दोस्तों, इस प्रकार से ऐसा यहाँ रखेंगे आप, तो इस प्रकार से घूम के आएगा दोस्तों चाप, ठीक है, इस प्रकार से घूम के आएगा और लगभग इस प्रकार से काटेगा, है ना दोस्तों, सॉरी, यहाँ से इस टाइप से काटेगा, आप देख लेना उसको। तो यहाँ लगभग जो पी बिंदु पर काटेगा, तो और ये पी बिंदु ही हमारा √5 होगा, पी बिंदु ही हमारा क्या होगा √5। तो ज्यादा कुछ नहीं हो, और पी बिंदु हमारा √5 है, तो हमने 2 और 3 के बीच में लगभग उसका आएगा √5 का मान, है ना, क्योंकि ये 2 का वर्ग 4 होता है, और थोड़ा सा आगे आएगा तो बोल सकते हैं अपन कि ये 2 और 3 के बीच में समथिंग आएगा। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि आपको दर्शाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो सबसे आपको पाइथागोरस प्रमेय का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, आप इसको पढ़ोगे 10th क्लास में, पाइथागोरस का आपको अच्छे समझना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, दोनों को जोड़ के। तो हमने कब किया, जब हमें √5 चाहिए था, तो 2 का वर्ग करेंगे और 1 का वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग 4 और 1 5, और दोनों को अंडर रूट करेंगे तो कर्ण 5 आएगा, तो ये तब आया। तो इसलिए हमने 2 लिया, 2 सेंटीमीटर, क्या लिखा हमने 2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड संख्या रेखा पर खींचा। सबसे पहले हमने संख्या रेखा बनाई, तो 2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, जो ओ बी नाम दे दिया उसको, ओ से बी। अब बिंदु बी पर एक लंब खींचा, बिंदु बी को एक लंब, मतलब आप इसके सहायता सीधी लाइन खींच लेना, या फिर चांदा रख के इस पर एक लंब कर देना, ठीक है, खींच देना, उस पर चाप लगा देना। फिर प्रकार की सहायता से 1 सेंटीमीटर का चाप लंब खींचा, 1 सेंटीमीटर का एक चाप लंब खींचा, है ना। अब हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर प्रकार को फैला दिया, है ना, स्केल पे, और हमने 2 ये बी बिंदु पर काट के एक चाप काट दिया, तो बिंदु ए पर कटा, ठीक है। ओ ए के बराबर त्रिज्या लेकर, अब हमने क्या किया, ओ ए को मिला दिया, ओ ए को मिला दिया। अब ओ ए के बराबर त्रिज्या, मतलब प्रकार को हमने ऐसा फैलाया और इसके बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप काटा, जो संख्या रेखा पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करता है, और जब काटेगा जहां प्रतिच्छेद करेगा वही हमारा क्या रहेगा √5 रहेगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और शायद मैंने बहुत ज्यादा डीप में इसको समझा दिया, इसलिए आप लोगों को अच्छे समझ में आया, क्योंकि इसके अलावा कभी आप लोगों को दूसरा अभी आता है तो आप उसको कर लो, √7 को कैसे दर्शाते हैं, √6 को कैसे दर्शाएंगे, आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग देख लो अच्छे से, और आज पर्सनली 1.2 मैंने पूरी कंप्लीट करा दिया, पूरा आज समझ लो कि पर्सनली पूरी समाप्त कर दी दोस्तों। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।